Good morning, students. Welcome to the online class. How are you? लास्ट क्लास हिंदी की क्लास में हमने लेसन स्टार्ट किया था चिट्ठी का सफ़र। हमने जाना था कि चिट्ठी के बारे में थोड़ा कि किस तरह लिखा जाता है। आपने कभी लिखा भी होगा पहले। ठीक है, तो पहले पेज तक हमने पढ़ लिया था। अब इसके आगे से पढ़ते हैं। यहाँ पे नीचे चिट्ठी भी दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे भेजने वाले ने अपना पता लिखा हुआ है और यहाँ पे जिसको भेजना है उसका लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं क्या है इसके बारे में। एक पता यहाँ लिखा होता है, एक पता यहाँ लिखते हैं हम। ठीक है, ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं। अब देखिए यहाँ पे दो पते लिखे हुए हैं। एक पे तो बिल्डिंग का नाम लिखा हुआ है, पूरा एड्रेस लिखा है, पोस्टल नंबर लिखा है, दिल्ली लिखा है। और दूसरी जगह एड्रेस क्या लिखा है, महात्मा गांधी जहाँ हो वहां, नीचे लिखा है वर्धा। ठीक है, क्या एड्रेस लिखा है, महात्मा गांधी जहाँ हो वहां। चलो, गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी जहाँ हो वहां, वर्धा। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी का चिट्ठी वर्धा जो है, इन्होंने चिट्ठी लिखी है किसके लिए, महात्मा गांधी जी के लिए। अब उन्होंने महात्मा गांधी का एड्रेस क्या डाला है, जहां हो वहां। जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्था से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। और यहाँ दूसरी साइड देखें तो यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस लिखा हुआ है पूरा भेजने वाले का, है ना। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े। अब पता कैसे लिखा जाता है, छोटे से बड़े की तरफ बढ़ते हैं हम एरिया वाइज। पहले सबसे छोटा एरिया लिखते हैं, वो एरिया किसके अंदर आता है, फिर वो वाला एरिया किसके अंदर आता है, फिर वो वाला एरिया किसके अंदर आता है। जैसे कि अगर आप अपना एड्रेस लिखें तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे अपने हाउस नंबर। सबसे छोटा हाउस है, हाउस से बड़ा क्या है, एरिया कौन सा है, वो प्रताप विहार। ठीक है, अब प्रताप विहार किस में आता है, किराड़ी में। अब किराड़ी किस में आता है, दिल्ली में, और दिल्ली इंडिया में आता है। इस तरह से हम एड्रेस लिखते हैं। ये आपका अपना हाउस नंबर लिखोगे आप 123 प्रताप विहार पार्ट 2 किराड़ी दिल्ली पिन कोड 86। इस तरह से एड्रेस लिखते हैं हम लोग। तो सब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा एरिया वाइज उसमें लिखा जाता है। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव का नाम, कस्बे का नाम, शहर का नाम, हिस्से में या उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम। ऐसे ही लिखा जाता है, पहले मकान नंबर, फिर गली का नंबर या नाम, गांव का नाम, फिर कस्बे का नाम, फिर तहसील का नाम। इस तरह से पूरा एड्रेस लिखा जाता है। शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं, और शहर के नाम के बाद जो नंबर्स लिखे होते हैं एड्रेस पे उन्हें पिन कोड कहते हैं। ठीक है, हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। अब देखिए जितनी भी जगहें होती हैं सबको एक ना एक पिन कोड दिया गया है, और वो किसी भी दो जगहों का पिन कोड एक जैसा नहीं होता। ठीक है, यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की जरूरत क्या है। अब आप सोचते होंगे कि पिन कोड की जरूरत है क्या, क्यों लिखा होता है पिन कोड, क्या फायदा होता है इसका। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे गांव शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। अब देखिए इंडिया में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। ठीक है, आप देखिए कोई मुजफ्फरनगर है, वो आपको उत्तराखंड में भी मिलेगा, आपको उत्तर प्रदेश में भी मिलेगा, आपको बिहार में भी मिलेगा। और किसी को अगर एड्रेस लेटर भेजना है मुजफ्फरपुर में, तो वो एड्रेस लेटर कहाँ जाएगा, वो उत्तराखंड में जाएगा, उत्तर प्रदेश में जाएगा, बिहार में जाएगा, या कहाँ जाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि कहाँ भेजूँ मैं इसको, है ना। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। अब पिन कोड लिखने से क्या होता है कि जो डाकिया होते हैं, जो अलग अलग करते हैं लेटर सारे, उनको आसानी हो जाती है कि लेटर्स को सेपरेट करने में, कि इस पिन कोड का अच्छा तो ये स्टेट में जाएगा, ये इस पिन कोड का ये स्टेट में जाएगा, ये इस पिन कोड का है ये दूसरी स्टेट में जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले पिन कोड कब शुरू हुए थे,
पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की थी। अब देखिए 1972 से पहले पिन कोड नहीं हुआ करते थे। ये पिन कोड का सिस्टम कब शुरू किया है? 15 अगस्त 1972 को शुरू किया गया। कौन से डिपार्टमेंट ने शुरू किया है? डाक तार विभाग। ठीक है, और किस नाम से जाना जाता है सर्विस को? पोस्टल नंबर योजना। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। फर्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं है, समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। ठीक है, एक पत्र आपने देखा इस पे लिखा था महात्मा गांधी जहां कहीं भी हो, और दूसरे में पूरा एड्रेस लिखा था कि कहाँ भेजना है ना। अब जो महात्मा गांधी जी को पत्र लिखा गया है वो तो बहुत पहले लिखा गया है पत्र, और जो पोस्टल सर्विस है ये कब शुरू हुई है? 1972 में। तो इस दौरान में बहुत बदलाव आए हैं, बहुत तरक्की करी है पोस्टल विभाग ने भी, जिसका नतीजा ये है कि अब जो पत्र हैं वो सही जगह पर सही समय पहुंच जाते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं क्या है पिन कोड के बारे में। ये पिन कोड क्या होता है? पिन नंबर पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है। देखिए पिन नंबर होता है ना, पिन, PIN, पिन, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? पोस्टल इंडेक्स नंबर। किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंकों का होता है। अब देखिए किसी भी जगह का कोड 6 अंकों का होता है। हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ होता है और हर अंक का एक मतलब होता है कि अगर कोई नंबर पहले लिखा है तो उसका मतलब क्या है और पीछे लिखा है तो उसका मतलब क्या है। उदाहरण के लिए NCERT को भेजे गए लिफाफे पर लिखा अंक है 0016। देखिए ऊपर जो भी पत्र देखा था हमने उस पर क्या एड्रेस पिन कोड लिखा था? 110016। इसमें पहले स्थान पर दिया गया अंक यह बताता है कि यह पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब या जम्मू का है। ठीक है, तो सबसे आगे लिखा है 1। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लेटर जाएगा ये कहाँ जाएगा? या तो दिल्ली जाएगा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर में जाएगा। अगले दो अंक यानी 10 यह तय करते हैं कि यह दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपक्षेत्र दिल्ली का कोड है। उसके बाद है 10, ये बताता है कि ये दिल्ली का है। अगले 3 अंक यानी कि 016 दिल्ली उपक्षेत्र के ऐसे डाकघरों का कोड है जहां से डाक बांटी जाती है। अब देखिए बाकी जो 016 है ये अलग अलग पोस्ट ऑफिस के कोड नंबर है जो कि दिल्ली में है। ठीक है, समझ में आया? आप लोग एड्रेस पे लिखते हैं 110086, हम लोग ऐसा लिखते हैं, है ना। आप अपने आधार कार्ड पे भी अगर देखेंगे पीछे की तरफ तो पिन कोड आपको क्या मिलेगा? 110086। इसमें 1 का क्या मतलब है कि आप या तो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल या जम्मू कश्मीर में रहते हैं। उसके बाद अगले 2 डिजिट 10 का क्या मतलब है? आप दिल्ली में रहते हैं। और 086 का क्या मतलब है कि आप दिल्ली में उस इलाके में रहते हैं जिस इलाके का जो डाकघर है उसका कोड 86 है, उसके आसपास आप रहते हैं। ठीक है, समझ में आया पूरा ये? आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हारा स्कूल जहां पर है उस इलाके का पिन कोड पता करो। अपने घर के इलाके का पिन कोड भी पता करो। अब देखिए आपका स्कूल कहाँ पर है? किराड़ी दिल्ली में है। इसका पिन कोड क्या है? 110086। और आपके घर का आप भी आसपास ही रहते हैं, करण विहार, प्रताप विहार, रमन विहार में ही, तो आपका कोड भी यही है पिन कोड। पिन कोड की जानकारी डाकघर से प्राप्त की जा सकती है।
डाकघरों में टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह पिन कोड डायरेक्टरी भी मिलती है। तुम्हारे इलाके का पिन कोड तो तुम्हारे मोहल्ले में लगे लेटर बॉक्स पर ही लिखा होगा। अब अगर आपके पास घर के आसपास कोई लेटर बॉक्स आपने कभी देखा हो तो उस पे भी लिखा होता है कि आपका पिन कोड क्या पर है, क्या है जो है आप रहते हैं जहाँ भी। प्रमुख जगहों शहरों के पिन कोड नंबर तुम्हें कहाँ-कहाँ मिल सकते हैं? जो प्रमुख शहर हो गया मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, इन सब के कोड आपको तो पता ही होंगे, है ना? टिकट संग्रह का शौक काफी लोकप्रिय है। धीरे-धीरे इसमें टिकट संग्रह के अलावा डाक से जुड़ी और भी चीजें शामिल हो गई हैं। इसको डाक का विज्ञान कहना गलत नहीं होगा। क्या तुम जानते हो इस विज्ञान को क्या नाम दिया गया है? पता करो और लिखो। तो इसकी साइंस को क्या कहते हैं आप पता करिएगा, गूगल करिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। अगर आपने मूवीज देखी हो पुरानी तो उसमें दिखाया जाता था कि जो मैसेजेस थे वो किस तरह भेजे जाते थे, कबूतरों के साथ उनके पैरों पे या कुछ बांध कर मैसेज लिखकर भेजे जाते थे। जब संदेश वाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे ना हो जो ऐसे समय से डाक पहुंचाने का काम करते रहे हैं। ठीक है, अब कबूतरों की बात हो रही है तो ऐसे लोगों की हमें बात करनी चाहिए जो डाक को पॉसिबली एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा देते हैं। जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे, जब बिल्कुल कम्युनिकेशन आपस में लोगों की बातचीत बहुत मुश्किल से हुआ करती थी, आने जाने का साधन नहीं हुआ करते थे, उस समय जो डाक पहुंचाई जाती थी वो किस समय पहुंचाई जाती होगी, इमेजिन करिए थोड़ा। बात हो रही है उन हरका की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम किया करते रहे। बात उन लोगों की हो रही है जो 50 साल पहले 50-60 साल पहले भी डाक की सेवाएं देते थे, पैदल जाते थे बिना साइकिल के, ठीक है, पैदल ही पैदल डाक पहुंचाया करते थे वो। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। अब राजा महाराजाओं के पास तो घुड़सवार हुआ करते थे, वो राजा मैसेज लिख के दे देते थे, जाओ भाई दिया उस राजा को दिया हो, है ना? घोड़े पे बैठ के वो भाग 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 करके चला जाता था। हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। अब उनको उस मैसेज को सही जगह पर भी पहुंचाना होता था और उसकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ता था कि कहीं उसे कोई चुरा ना ले, कोई और पढ़ ना ले उस मैसेज को, ठीक है? डाकू लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का भी डर हमेशा बना रहता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हर कारों पर निर्भर करती है। आज भी जो भारतीय डाक सेवा है वो ऐसे ही लोगों का इस्तेमाल करती है जो कि पहाड़ों पे चल सकते हैं, जहाँ पे जाना आना गाड़ियों का मुश्किल है, वहाँ पे लोगों का ही इस्तेमाल किया जाता है मैसेजेस को पहुंचाने के लिए। क्लियर हुआ? हर कार अभी भी आज के टाइम में भी जम्मू कश्मीर लद्दाख में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे हर कारों की मदद डाक पहुंचाया जाता है। हर कार का मतलब होता है कि मैसेंजर, मैसेज पहुंचाने वाला, चिट्ठी पहुंचाने वाला, डाक पहुंचाने वाला, उसको हरकारा या हरकारे कहते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम जंस्कार एक जगह का नाम है जहाँ पर हरकारे की मदद से ही मैसेज पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। आजकल तो संदेश भेजने के नए-नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध, लेकिन अब आज के ज़माने की अगर बात की जाए, अब तो बहुत ही एडवांस सोर्सेज़ हो गए हैं बिल्कुल हमारे पास मैसेजेस को पहुँचाने के लिए अपने,
है ना? व्हाट्सएप कर दो, कॉल कर दो, मेल कर दो, कुछ भी कर दो। मैसेज 1 सेकंड में पहुंच जाता है। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन-कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और आज के टाइम में अगर आप कोई आज भी अगर आप चिट्ठी भेजते हैं, तो आज भी भेज सकते हैं। उसके लिए आप तो प्लेन से जाते हैं, पानी के जहाज, रेलगाड़ी, इन सब चीज़ों से भी आप डाक जाते हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ-साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। ठीक है, अब ये जो डाक विभाग है, ये पहले पत्र भेजा करता था, मनी ऑर्डर भेजा करता था। अब इसके साथ-साथ ईमेल हो गई, बधाई कार्ड हो गए, ये सब भी लोगों तक पहुंचा रहा है। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफर दिलचस्प करने वाला है ना? पहले कबूतर उड़ के ले जाया करते थे और हवाई जहाज अब डाक लेके जाते हैं। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेशवाहक भी हो सकता है। सोचने में कितना अजीब लगता है ना कि एक कबूतर भी मैसेज लेके जा सकता है क्या? कबूतर की कई प्रजातियां होती हैं और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती। अब कबूतर ये नहीं है जो आपके घर के बाहर कबूतर बैठा है, इसके पैर पे मैसेज बांध दो और जाओ जी उसको दिया हो। ये नहीं देखेगा, ये तो फाड़ फूड़ के फेंक देगा। ठीक है, कबूतर की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, उनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जो ये सब काम कर पाते हैं। गिरहबाज या हुमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। देखिए कबूतर में दो प्रजाति हैं, गिरहबाज और हुमर। इन दोनों को ट्रेन करके ही ये मैसेज भेजने लायक बनते हैं। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेते हैं? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते हैं। सोचो थोड़ा कैसे करते कैसे होंगे कबूतर, इतना लंबा रास्ता याद रखना सब कुछ। ठीक है, पता करिएगा इसके बारे में थोड़ा। चलिए और क्या दे रखा है, उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। अब देखिए उड़ीसा की जो पुलिस है वो आज भी कबूतरों का इस्तेमाल करती है अपने मैसेजेस को पहुंचाने के लिए। दुर्गम इलाके मतलब ऐसे इलाके जहाँ पे जाना जाना बहुत मुश्किल है, वहां पर वो हुमर, ठीक है, हुमर कबूतरों का इस्तेमाल करती है पहुंचाने के लिए। कानून व्यवस्था, संकट और अन्य मौकों पर संदेश के लिए ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए हैं। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर खास खर्च भी नहीं करना पड़ता। इन कबूतरों का जीवन 15 से 20 साल होता है। 8-10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं और 8 से 10 साल तक वो अच्छा से काम कर भी लेते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफर कर सकता है। अब देखिए एक कबूतर अगर हेल्दी कबूतर है कोई, तो वो 1000 किलोमीटर तक की दूरी भी तय कर सकता है। समझ रहे हैं आप, एक दिन में ही 1000 किलोमीटर तक दूरी तय कर लेता है एक दिन में। मतलब ये लगा लो कि कानपुर आना जाना वो एक दिन में कर सकता है। यहाँ से दिल्ली से कानपुर 500 किलोमीटर्स है, तो दिल्ली से कानपुर जाना और वापस आना वो एक दिन में कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो दो कबूतरों को भेजा जाता है ताकि बाज एक हमले जैसी अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे।
शायद यह पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो शायद यह पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। चलिए एक स्टोरी यहाँ पे दे रखी है शायद एक कबूतर की। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट में से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। किताब का नाम है ग्रेनेक, जो कि इस किताब के हीरो का भी नाम है। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहो तो क्यों ना नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो कि वे इस किताब को हिंदी में भी छापे। यह रहा उनका पता, नेहरू भवन 5 इंस्टीट्यूशनल एरिया फेज 11 वसंत कुंज नई दिल्ली 110070। ठीक है, आप चाहते हैं कि वो बुक हिंदी में भी छपे तो आप उनको लेटर लिख सकते हैं कि वो हिंदी में भी छापे। चलिए यहाँ पे हमारा पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। अब देख लेते हैं इसकी एक्सरसाइज के बारे में क्या दिया गया है। गांधी जी को सिर्फ उनके नाम और देश के नाम के सारे पत्र कैसे पहुंच गया होगा। अब ये सोचिए कि गांधी जी का उन्होंने नाम लिखा और लिखा जहां कहीं भी हो वहां, पत्र कैसे पहुंच गया होगा। अब देखिए गांधी जी इतने फेमस आदमी थे, सबको उनके बारे में पता था और सभी को पता था कि वो कहाँ है, कहाँ मिलेंगे, इसीलिए वो पत्र पहुंच गया होगा। अगला देखते हैं अब। अगर एक पत्र में पते के स्थान किसी का नाम ना हो तो क्या पत्र ठीक जगह पर पहुंच जाएगा। अगर किसी ने किसी को लेटर लिखा है उस पर नाम नहीं लिखा हुआ तो क्या वो लेटर सही से पहुंच पाएगा। तो नाम अगर नहीं लिखा है, एड्रेस सही है तो शायद पहुंच जाए पूरा वो। तो शायद पहुंच जाए पूरा वो। ठीक है। थर्ड, नाम ना होने से क्या समस्या आ सकती है। नाम ना होने से क्या समस्या आ सकती है कि जो लेटर लेके जाएगा वो कंफर्म नहीं कर पाएगा कि क्या ये लेटर इन्हीं का ही है या नहीं है। ठीक है। पैदल हरकारों को किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। बताइए कि पैदल जो हरकार होते हैं, मतलब पैदल जो डाक ले जाने वाले होते हैं, उनको किस किस तरह की दिक्कत का सामना करता पड़ता होगा। गर्मी, धूप, सर्दी, बारिश। ठीक है, पहाड़ी रास्ता, पथरीला रास्ता, जंगल, डाकू, चोर चक्कों से, इन सब से बच के बहुत ही मुश्किल से काम इनको करना पड़ता होगा। पांचवा, अगर तुम किसी को चिट्ठी लिख रहे हो तो पते में यह जानकारी किस क्रम में लिखोगे। गली मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम, कस्बे शहर का नाम, जनपद का नाम नीचे दी गई जगह में लिखो। अगर आप किसी को लेटर लिख रहे हो तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप। सबसे पहले आएगा घर का नाम फर्स्ट लाइन में, फिर आएगा मोहल्ले का नाम, दूसरा, फिर थर्ड आएगा खंड का नाम। ठीक है, फिर आएगा कस्बे शहर गांव का नाम, फिर क्या आएगा जनपद का नाम, और फिर आएगा राज्य का नाम। ठीक है, इस सीक्वेंस में आप इसको यहाँ फिल कर लीजिएगा। तुमने इस क्रम में ही क्यों लिखा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा समझा कि किस तरह से एड्रेस को लिखा जाता है। सबसे पहले छोटी चीज लिखते हैं, फिर बड़ा एरिया, फिर उससे बड़ा एरिया किसके अंडर आता है, फिर वो चीज किसके अंडर आती है। इस तरह से पहचानने में उसको आसानी हो जाती है। अपने घर पर कोई पुराना पत्र ढूंढो, उसे देखकर नीचे लिखे प्रश्नों का जवाब लिखो। अगर आपके घर पे कोई पुराना पत्र मिलता है तो ढूंढिएगा और उस पे बताइएगा कि पत्र वो किसने लिखा हुआ है, किसे लिखा है, किस तारीख को लिखा गया है, यह पत्र किस डाकखाने में तथा किस तारीख को पहुंचा, यह उत्तर तुम्हें कैसे पता चला। ठीक है, ये समझना है पूरा। अगर आपके पास कोई लेटर पड़ा हो तो पता करिएगा। चिट्ठी भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, ठीक है, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर इनका मूल्य पता करके लिखो। तो आपको पता करना है कि पोस्ट कार्ड कितने का मिलता है, अंतर्देशीय पत्र कितने का मिलता है और लिफाफा कितने का मिलता है।
ठीक है, आप इसके लिए ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, इनका प्राइस जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन पता लग जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम डाक टिकट इकट्ठा करो। 1 रुपए से लेकर 10 रुपए तक के डाक टिकटों का क्रम में लगाकर कॉपी में चिपकाओ। इकट्ठा किए गए डाक टिकटों पर अपने साथियों के साथ चर्चा करो। अगर आपने कभी डाक टिकट देखी है या आपके पास कोई डाक टिकट पड़ी हो तो उसे अपनी कॉपी में जरूर लगाइएगा। ठीक है, शब्दकोश। नीचे शब्दकोश का एक अंश दिया गया है जिसमें संचार शब्द का अर्थ भी दिया गया है। जैसे कि देखिए, संचार शब्द, शब्दकोश क्या होती है? डिक्शनरी होती है। ठीक है, यहाँ पे एक डिक्शनरी दी गई है। संचार के बारे में क्या बताया गया है, देखो, किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया या प्रणाली, इसको कम्युनिकेशन भी कहते हैं। ये टेलीविजन के माध्यम से हो सकता है, टेलीफोन के माध्यम से, टेलीविजन, सैटेलाइट, इन सब के माध्यम से किया जाता है। किसी चीज का प्रवाह, चलना, फैलना, ये भी संचार कहलाता है। ठीक है, किसी भी चीज का बहना, बहते रहना, ये भी संचार कहलाता है। जैसे कि शरीर में रक्त फैलता है वैसे ही। संगीतज्ञ, संगीत जानने वाला, संगीत की कला में निपुण। संग्रह का मतलब क्या होता है? जमा करना, इकट्ठा करना, एकत्र करना। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, दीपक आजकल पक्षियों के पंखों का संग्रह करने लगा है। इकट्ठी की हुई चीजों का समूह या ढेर। ठीक है, ये सब हो सकता है। बताओ कि कौन सा अर्थ पाठ के संदर्भ में ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे संग्रह के 2 अर्थ दे रखे हैं, एक तो ये वाला है और एक ये वाला। ठीक है, ऐसे ही संचार है, संचार के 2 मतलब दे रखे हैं, एक तो अपनी बातचीत, संदेश दूर तक पहुंचाना, और दूसरा दे रखा है किसी चीज का बहना। तो हमारे पाठ के हिसाब से कौन सा ठीक बह रहा है? फर्स्ट वाला। ठीक है, फर्स्ट वाला ठीक बैठ रहा है। इस पन्ने को ध्यान से देखो और बताओ कि शब्दकोश में दिए गए शब्दों के साथ क्या क्या जानकारी दी गई है। अब देखिए, शब्दकोश के साथ क्या क्या जानकारी दे रखी है, उसका अर्थ दे रखा है, उसका एग्जाम्पल भी दे रखा है। ठीक है, वाक्य दे रखे हैं उससे बने हुए। ये बताता है कि शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ठीक है, ये सब जानकारी भी हमें साथ में दी हुई है। यहाँ पे हमारा ये पार्ट खत्म होता है। इससे रिलेटेड जो भी नोटबुक का काम रहेगा वो आपको ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, आप इसको पार्ट को पढ़िए, दोबारा अच्छे से समझिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक सेफ रहिए, घर पे रहिए, और बाहर जा रहे हैं तो बिना मास्क के बिल्कुल भी नहीं जाना है आपको। ठीक है, नहीं तो 2000 की मुंह दिखाई हो जाएगी। घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।